नमस्कार. मी ॲडव्होकेट सतनाम सिंग रसगोत्रा, ठाणे सहकार वकील संघटनेचा अध्यक्ष या नात्याने सर्व माझे वकील बंधू व सहकार शिक्षण प्रशिक्षणाच्या सत्रात उपस्थित आपणा सर्वांचा स्वागत करतो. महाराष्ट्र राज्य संघ यांच्या सहकार्याने ठाणे सहकार वकील संघटना हे सत्र आयोजित करीत असते. ठाणे सहकार वकील संघटनेतर्फे आम्ही फिजिकली मीरा रोड, भाईंदर, ठाणे शहर येथे विविध शिबिर, मोफत सल्ला केंद्रे सुरू केलेले आहेत. तसेच विविध ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही मोफत घेत असतो. आज ठाणे शहरात मीरा भाईंदर, कल्याण येथे आमच्याकडे सहकार कायदेविषयक मोफत सल्ला केंद्र आम्ही चालवत असतो. कल्याणला आमचे अंजनी कालकर आहेत, ठाण्याला वर्षाताई कोळी आहेत, अजय मेहरोल आहेत. विविध वकील आहेत आमचे जे सहकारी आहेत, ते याबाबत सहकार्य करीत असतात. आमचा हेतू एवढंच आहे की सहकारी संस्था या तंटामुक्त व्हाव्यात. सहकारी संस्थांमध्ये वाद निर्माण होत चाललेले आहेत. कारण प्रत्येक कमिटी आल्यानंतर ती कमिटी विचार करते की पहिले वॉचमॅन आम्ही काढूया, कारण तो वॉचमॅननी जुन्या समितीला नमस्कार करू नये. परंतु हे चुकीचं आहे. प्रत्येक समितीने हे विचार केला पाहिजे की जे सभासद आहेत तो आमचा कुटुंबीय पारिवारिक सदस्य आहे. हे लक्षात घेतल्यास आपण सोसायटी तंटामुक्त पद्धतीने चालवू शकतो. शासनाने मागे तंटामुक्त सोसायटीची मोहीम सुरू केली होती. मी मागे एक मीरा रोडला एक मोहीम सुरू केली. विचारा तुम्ही, सांगतो आम्ही. त्यात अंदाजे 25-30 वकील आम्ही बसलो होतो आणि विविध सोसायट्यांचे सभासद व पदाधिकारी येऊन त्यांच्या विविध समस्या त्यांनी आमच्या समोर ठेवल्यात. त्यावर आम्ही मार्गदर्शन केले व ते सॅटिस्फाईड झाले. याच प्रकारची परत मी ऑनलाईन सुरू करणार आहे. विचारा तुम्ही, सांगतो आम्ही. कारण प्रत्येक सोसायट्यांमध्ये विविध प्रश्न आहेत, त्यावर तोडगे तसेच तज्ञांचे सल्ले गरजेचे आहेत. म्हणून आम्ही ही ट्रेनिंग सेशन सुरू केलेले आहेत. आज हा तिसरा सत्र आहे. पहिला सत्र आमचे सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ वकील माननीय सदानंद कुलकर्णी साहेब, दुसरा सत्र माननीय अशोक कुलकर्णी साहेब, जे सहकारी विभागात ऑडिटर म्हणून कामकाज करतात. मी सुद्धा सहकारी विभागात कार्यरत असल्यामुळे आज मला या सत्रात बोलण्याची संधी दिलेली आहे. मी आता माझं सत्र सुरू करण्यासाठी आई एम सॉरी सर, आपको मैंने म्यूट किया है एज ए ओके. मुझे सिर्फ सबको ये एक नोटिफिकेशन देनी थी कि मैं हमेशा ये एक बोलती हूँ कि जिनको भी डाउट्स होंगे वो चैट सेशन पे आप डाउट डालिए. चैट सेशन पे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा. पर्सनल क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एनीवेज. चैट सेशन पे जो भी डाउट होगा वो आप डाल दीजिए. फिर जब डाउट सेशन होगा तब मैं आपके जो डाउट्स होंगे वो सर से पूछूंगी. और एक और बात कि हम सबको अभी ग्रिड व्यू में आप देख रहे होंगे. अगर आप लैपटॉप पे हो तो आपको सबको मैं ग्रिड व्यू में दिख रही होंगी. अगर आप मोबाइल पे हो तो आपको 4 बॉक्सेस में दिख रही होंगी.
तो अगर आपको स्पीकर व्यू स्टार्ट करना है तो लैपटॉप में एक ऑप्शन है ऊपर राइट साइड में, स्पीकर व्यू करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए तो जो इस वक्त स्पीकर है आपको वही दिखाई देंगे। और मोबाइल में लेफ्ट साइड में नीचे एक ऑप्शन है स्पीकर व्यू करके, या फिर आप राइट स्वाइप कीजिए, आपको स्पीकर व्यू आ जाएगा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट आप सब स्पीकर व्यू पे आइए ताकि आप फोकस कर सके स्पीकर पे। तो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट सतनाम सर टू कंटिन्यू विद हिज ट्रेनिंग प्रोग्राम। Sir, I'll unmute you. I just hope you can. Sir, can you hear me, sir? Yeah. Thank you so much, sir. मुझे आज का विषय दिया गया है चुनाव, सहकारी संस्थाओं के चुनाव। उसके लिए एक अथॉरिटी बनी है, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण। ये जो प्राधिकरण है सहकार विभाग के चुनाव हेतु कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये मेन अथॉरिटी है। महाराष्ट्र से राज्य के अंतर्गत सभी सहकारी संस्था के जनरल चुनाव एवं पदाधिकारी के चुनाव के अधिकारी इस अथॉरिटी को है। कई बार देखा गया है कि कई संस्थाएं, यानी कि हाउसिंग सोसाइटियों की मैं जनरली बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं क और ड के बारे में जो बाइफर्केशन दिया गया है, वर्गवारी दी गई है, क और ड के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि 4 अ ब क ड 4 बारे में उसके वर्गवारी है। कई बार देखा गया है कि कई संस्थाओं में चुनाव होते ही नहीं है या होते नहीं थे। 2014 के पहले जब नियम आया, 14 में नियम आया है, उसके पहले कभी चुनाव कई बार कई सोसाइटियों के नहीं होते थे। मनमर्जी के कामकाज चलते थे, मनमर्जी कामकाज चलते थे, प्लस जो सभासद थे उनको हैरास किया करते थे वो कमेटी मेंबर, क्योंकि सालों साल चेयरमैन सेक्रेटरी खुद ही बने हुए थे। इसके वजह से सभासद भी डर के बैठता था, सोचता था कि यही चेयरमैन और यही सेक्रेटरी बनने वाला है तो क्यों मैं उनसे पंगा लूं। इसे रोकने के लिए, लोकतंत्र सोसाइटी में लाने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए गए और 2014 में सहकार चुनाव के नियम तैयार हुए और वो अमल में लाने के लिए यह अथॉरिटी बनी, जिसे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे सहकार विभाग के चुनाव लेने का इनको अधिकार है, उसी तरीके से अगर नेचुरल कैलेमिटी, रेनी सीजन या फ्लड जैसे आपत्ति के समय में, महामारी के समय में चुनाव पोस्टपोन करने के भी यह अथॉरिटी को अधिकार है। वैसे ये अथॉरिटी ने विविध संस्थाओं को नियम 4 के अनुसार अ ब क ड में वर्गवारी में बांटा है। अभी जैसे अ ब से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी मैं अ में कौन सी सोसाइटियां आ रही है, ब में कौन सी सोसाइटियां आ रही है, क में कौन सी आ रही है और ड में कौन सी आ रही है मैं पढ़ता हूं। अ में जितने भी साखर कारखाने हैं, बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज, उनकी जो सोसाइटियां हैं, और सूत गिरनियां, उनकी जो सोसाइटीज हैं, सहकारी सूत गिरनी, सहकारी साखर कारखाने, वो जो है अ के ग्रेड में आते हैं। अभी ब में जो है नागरी सहकारी बैंक है, पगारदार सहकारी बैंक है, 10 लाख या उससे ज्यादा वसूल भांडवल ऐसी पतपीढ़ियां, आदिवासी पतपीढ़ी, 1 करोड़ के ऊपर जिसका एफडीज है, या 10 लाख जिसका वसूली भाग भांडवल है, वैसी पतपीढ़ियां, जिसे क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है। 1 करोड़ या उससे ज्यादा वसूली भाग भांडवल रखने वाली नौकरदारों की क्रेडिट सोसाइटी। इस तरीके से ब में बढ़िया सोसाइटी है। अभी क में हमारी मेन चीज है, पहले 200 मेंबर के ऊपर 201 मेंबर होता था तो वो क में जाता था, जो हाउसिंग सोसाइटियां, पर अभी 251 के ऊपर जो सोसाइटी होगी, हाउसिंग सोसाइटी बोल रहा हूँ, और तो बहुत सी सोसाइटियां हैं पर हाउसिंग सोसाइटी स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, 251 के बाद ये क
वर्गवारी में जाती है, जिसके जो नियम है वो अलग है पूरे के पूरे। जैसे हम महानगर पालिका के चुनाव, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव देखते हैं, जो 35 दिन का प्रोग्राम होता है, उस तरीके से क का प्रोग्राम जो है 35 डेज का प्रोग्राम होता है, और उसमें चुनाव अधिकारी पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करता है। पर हम ड में जा रहे हैं। हमें पहला 200 तक का जो सोसाइटी थी, अप टू 200 मेंबर, ये ड डिवीजन में थी, अभी अप टू 250 कर दिया गया है। 250 जो है उसके लिए अक्टूबर 25 को 2019 में एक जीआर आया था, उसके थ्रू 250 मेंबर्स की सोसाइटियां डी में उन्होंने डाल दी है। और मैं सिर्फ मेन क और ड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ड की स्पेसिफिक ठाणे, बॉम्बे या महाराष्ट्र लेवल में छोटी छोटी सोसाइटियां हैं जो 250 के अंदर आती हैं, 250 मेंबर के अंदर आती हैं, वो ड वर्ग में आती है। पहले आपने चुनाव 14 से चल रहे हैं, चुनाव देखे होंगे, आपके सोसाइटियों में भी चुनाव हुए होंगे। चुनाव अधिकारी, उप निबंधक सहकारी संस्था, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने तालुका निवडणूक अधिकारी करके, चुनाव अधिकारी करके, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तालुका इलेक्शन ऑफिसर करके अपॉइंट किया है। उनके तरफ से जब सोसाइटियां अपना नाम, अपना इंटीमेशन देती थी कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो वहां से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता था। परंतु आपने बीच में अखबारों में पढ़ा होगा, सहकारी संस्थांच्या 250 सभासदांच्या निवडणुका रद्द, 250 मेंबर तक के चुनाव रद्द किए गए हैं। रद्द यानी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। उसका फैक्ट पोजीशन मैं बताता हूं। चुनाव सोसाइटी के अंतर्गत किए जाएंगे। वो जीआर है अक्टूबर 25 तारीख का 2019 का। चुनाव सोसाइटी के अंतर्गत किए जाएंगे, परंतु सोसाइटी के चुनाव के लिए स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के तरफ से एक पैनल बनाया गया है चुनाव अधिकारियों का। स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने एक चुनाव लेने के लिए एक पैनल बनाया है। उस पैनल में से आपको चुनाव अधिकारी नियुक्त करना होगा आपके सोसाइटी के चुनाव लेने के लिए। अगर आप नहीं करते और आपका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, फिर उप निबंधक सहकारी संस्था, जो तालुका का निवडणूक अधिकारी है, वो डायरेक्टली चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा। पच्चीस अक्टूबर 19 को जो जीआर आया है, उसमें कई कंडीशंस है। डेट 25 अक्टूबर 2019 की है। कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले मतदार यादी, प्रोविजनल वोटर लिस्ट है, वो मेंबर्स हमारे कमिटी ने तैयार करनी है। अगर उस सोसाइटी में प्रशासक है, जिसको अब अथॉराइज ऑफिसर कहा जाता है, तो उसका ये 73I में कर्तव्य है कमिटी का या प्राधिकृत अधिकारी का कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले उन्होंने प्रोविजनल यादी, जो फॉर्मेट है E1, E2, E3, उसमें तैयार करना है। प्रोविजनल यादी तैयार करते हुए ध्यान रहे, IJ जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं,
सोसाइटी के मेंटेन किए गए, वो आईजे रजिस्टर के अनुसार आपने प्रोविजनल लिस्ट तैयार करनी है। प्रोविजनल लिस्ट तैयार करके क्लेम ऑब्जेक्शन के लिए सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे 10 दिन के लिए क्लेम ऑब्जेक्शन मंगाने के लिए 10 दिन के लिए सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए, प्रसिद्ध किया जाए। और उप निबंधक सहकारी संस्था जो भी है, थाने शहर, थाने तालुका, जहां भी महाराष्ट्र में जहां भी होंगे, जहां के चुनाव होंगे, वहां की लोकल अथॉरिटी, उप निबंधक सहकारी संस्था जो भी लोकल होंगे, उनको वो कॉपी एक आपने सबमिट करना जरूरी है। साथ में आपको चुनाव अधिकारी को नियुक्त करना है, परंतु याद रखें, चुनाव अधिकारी आपके सोसाइटी का कोई मेंबर या आपका अकाउंटेंट या आपका कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि भाई मेरा ये अकाउंटेंट, मैं उसी को अपॉइंट कर देता हूं और हम मिलके काम करेंगे। इज इट रॉन्ग? स्पेसिफिक जीआर में कहा गया है कि स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के पैनल का ही आदमी चुनाव अधिकारी आप नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जिला उप निबंधक सहकारी संस्था, उप निबंधक सहकारी संस्था, इन्होंने जो पैनल की यादी बनाई है वो आपको, वो विविध कार्यालय में आपको पब्लिश की गई है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने चुनाव अधिकारी नहीं चुना तो वो राइट्स उप निबंधक सहकारी संस्था को चले जाते हैं कि वो डायरेक्टली आपको इधर चुनाव अधिकारी अपॉइंट करेंगे। 10 दिन नोटिस प्रसिद्ध करने के बाद अगर किसी सभासद का क्लेम या ऑब्जेक्शन कोई रिसीव सोसाइटी को होता है, उसको सॉर्ट आउट करना ये चुनाव अधिकारी का काम है। जो फाइनल लिस्ट है वो चुनाव अधिकारी फाइनल करेगा। क्लेम ऑब्जेक्शन चेक करके सोसाइटी नहीं करेगी, पहले करती थी, अभी नहीं करेगी। चुनाव अधिकारी फाइनल करेगा और विद इन 2 डेज वो डिप्यूटी रजिस्ट्रार कार्यालय में, यानी कि तालुका इलेक्शन ऑफिसर में के पास उसको एक कॉपी सबमिट करेगा और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे उसको पब्लिश करेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे व्हाट्सएप है, इस टाइप की चीजें, तो आप उसको सभी सभासद को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद की आपको प्रक्रिया, जैसे पीछे हम इलेक्शन लिया करते थे, इलेक्शन ऑफिसर स्पेशल जनरल बॉडी कॉल आउट करेगा। स्पेशल जनरल बॉडी में एक ही विषय होगा, चुनाव। जो भी कार्यकाल होगा उसका 5 साल का टाइम देकर। परंतु याद रखें, सोसाइटी का कर्तव्य है, कई हमारे साथ में अभी जुड़े हुए वकील साहब भी इलेक्शन लेते हैं, जो नोटिस है, जो स्पेशल जनरल बॉडी चुनाव के लिए हम जो नोटिस देते हैं, वो क्लियर 14 डेज की होनी चाहिए। और हर सभासद जो सोसाइटी का मेंबर है उसको वो नोटिस आपने सर्व करके उसका एक्नॉलेजमेंट लेना जरूरी है। कई बार ऐसे बहुत से डिस्प्यूट आए हैं कि 14 डेज का क्लियर नोटिस नहीं है और हमें नोटिस नहीं मिली। इस तरह के बहुत से डिस्प्यूट चल रहे हैं। वोटर लिस्ट की अगर डिस्प्यूट तैयार होता है या चुनाव का कोई डिस्प्यूट तैयार हो रहा है तो इसका ज्यूरिडिक्शन जो है सहकार न्यायालय है 91 सेक्शन के अंडर। अभी कई बार कई हमारे सदस्य वोटर लिस्ट के बारे में डिस्प्यूट तैयार होता है, पर वो वोटर लिस्ट का डिस्प्यूट हो या चुनाव का डिस्प्यूट हो, रिजल्ट आने के बाद आपको सहकार न्यायालय में दाद मांगनी पड़ेगी। उसके पहले आप कहीं भी
सबमिट नहीं कर पाओगे कंप्लेंट्स। इसमें महत्वपूर्ण है चुनाव में अभी 250 मेंबर तक की सोसाइटियां, उसमें 73 बी एंड सी में रिजर्वेशन दिए गए हैं। 2 महिलाएं, एक SC ST, एक OBC और एक NT, ये तो फिक्स है। जनरल जो है, अगर अप टू 100 मेंबर है तो जनरल में 6 मेंबर लेना है। जनरल माने ओपन सीट्स जिसमें लेडीज या जेंट्स कोई भी आ सकता है। अगर 101 to 200 है तो 8 ओपन होंगे, 201 to 300 होंगे तो 10 ओपन होंगे। उसके अलावा जो हमारे रिजर्व है 5, वो आपको लेने ही लेने हैं, उनको हम रोक नहीं सकते। कई बार ऐसी भी बातें हैं कि लेडीज तैयार नहीं होती, उनकी जो सीट्स है, कई बार सोसाइटियां पूछती है कि हम कोई जेंट्स को उसमें अपॉइंट कर लें क्या? नहीं, जो रिजर्व सीट्स है उसमें आप अन्य किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। SC ST को ST SC ही रहेगा। चाहे अगर उस समय वैकेंट है तो बाद में आप ले सकते हो, कॉप कर सकते हैं, उसमें प्रोविजन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। NT, OBC, SBC, जो भी रिजर्वेशन क्लास है, लेडीज जो भी है, उसमें दूसरा किसी को नहीं लिया जा सकता। उसमें हमको स्पेसिफिक उसी रिजर्वेशन कैटेगरी के मेंबर्स को लेना पड़ेगा। अगर उस समय नहीं अवेलेबल होता तो बाद में आप ले सकते हो। अभी कई बार मुझे पूछा जाता है कि सर चुनाव अधिकारी का मानधन क्या है? उसमें अभी जो पुराना ही चल रहा है, अभी तक तो नया कोई GR आया नहीं है। 1 से 25 मेंबर के लिए इलेक्शन का एक्सपेंसेस 2500 रुपया फिक्स किया गया है। 26 से 50 मेंबर के लिए 4000 रुपया फिक्स किया गया है। 51 to 100 मेंबर्स के लिए 5000 और 101 से 2000 के लिए 7500। इस तरीके से जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस प्लस मानधन जो है, हर इलेक्शन ऑफिसर को मानधन जो है 750 रुपया, जो गवर्नमेंट ने कंफर्म किया हुआ है। अगर सोसाइटी में इलेक्शन बैलेट पेपर से हुए तो वो 750 के 1500 रुपया हो जाएगा। अगर अनअपोज हुआ है तो 750 ओनली। और उसमें भी जो पदाधिकारी का चुनाव है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन चेयरमैन सेक्रेटरी के नहीं होते, ओनली कमिटी मेंबर्स चुने जाते हैं। याद रखो, ओनली कमिटी मेंबर चुने जाते हैं। जो कमिटी मेंबर चुन के आएंगे 11, उनमें से 11, 13, 15 जो भी 20, उनमें से ऑफिस बेरर पदाधिकारी चुने जाते हैं। उनका भी चुनाव उसके बाद में पहली सभा में वही चुनाव अधिकारी लेता है। उसकी उस तरीके से ऑर्डर बनाई जाती है कि चुनाव लेना है प्लस पहली पदाधिकारी समिति की सभा जो आपने लेनी है करके, उसका उसको 250 रुपीज उसको मानधन अलग से दिया जाता है। 250 उसका सेपरेट है। किस चीज का? पदाधिकारी का जो चुनाव वो करेगा। अभी कई बार ऐसा है, चुनाव कौन लड़ सकता है कौन नहीं। पहले 73 CA के अनुसार चलता था, अलग अलग सेक्शन थे। अभी हमारे नवे अमेंडमेंट में 154B23 है, उसमें कौन डिस्क्वालीफाई है, कौन अपात्र है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, स्पेसिफिक उसके बारे में उन्होंने कहा है। अगर वो सोसाइटी का डिफॉल्टर मेंबर है, डिफॉल्टर यानी कि डिफॉल्टर का, आपको पहला तो मैं परिभाषा बताऊं। अभी कई सोसाइटियां, मैं खुद चुनाव लेता हूं, मैंने देखा है कि 1 महीने का पेमेंट बाकी है, सर ये डिफॉल्टर है। पर्पसली स्पेसिफिक कानून में कहा गया है, अगर उसको 3 महीने का मेंटेनेंस बैलेंस है और हमने उसको नोटिस दी है 3 महीने तक
उसका जो भी रिप्लाई आया नहीं आया, पर नोटिस उसको देकर 3 महीना होना चाहिए, वो भी रिटर्न में उसको देना है, बिल देने से नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमने बिल दिया इट मीन्स वो डिफॉल्टर, सॉरी, उसको 3 महीने की नोटिस देनी जरूरी है, उसका एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, तभी उसको डिफॉल्टर गिना जाएगा। उसके अलावा वो डिफॉल्टर मेंबर नहीं होता, उसको नोटिस मस्ट है, नोटिस दी जानी चाहिए। दूसरा है, अभी नवा ही ऐड किया गया है कि जो सोसाइटी में वो रह रहा है, जो सोसाइटी का वो सभासद है, उसमें वो सबलेटिंग, सेलिंग ऑफ फ्लैट के काम ना करे। जिस सोसाइटी का मेंबर है उसमें जो फ्लैट सेलिंग, परचेसिंग या रेंट पे देने का जो दलाली का काम करते हैं, सबलेटिंग का काम करते हैं, ब्रोकर का टाइप का, वो काम अगर कोई सभासद कर रहा है तो वो कमिटी में अपात्र गिना जाएगा। ये नवा सेक्शन अमेंडमेंट के बाद जुड़ा हुआ है। वैसे ही 79 के अंदर वो अपात्र ना हो। 79 क्या है? कई बार सोसाइटियां, डिप्टी रजिस्ट्रार हमारे जो हैं, उपनिबंधक सहकारी संस्था, वो कुछ डायरेक्शंस देते हैं, निर्देश जिसे कहा जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, किसी सभासद का मेंबरशिप सोसाइटी ने नाकारी है तो वो सभासद उपनिबंधक कार्यालय में 22-23 के अंडर अपील फाइल करता है। सोसाइटी को ऑर्डर मिलती है उसे मेंबर कर लिया जाए, परंतु सोसाइटी उसे मेंबर नहीं करती। अपील में जाते हैं, अपील में भी उपनिबंधक का ऑर्डर जो है कंफर्म किया जाता है। उसके बाद वो सदस्य फिर से उपनिबंधक कार्यालय में जाता है तो उपनिबंधक कार्यालय से 79 के इंस्ट्रक्शन निकलते हैं। और भी कई अलग अलग जरिए निकल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिया हूं आपको, तो उसमें स्पेसिफिक निर्देश होता है कि 23 अंतर्गत सो एंड सो आदेश झाले होते, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इमीडिएट इसको 15 डेज में इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको मेंबरशिप दिया जाए, भाग दाखला दिया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी। फिर भी कई सोसाइटियां नहीं उसको मेंबरशिप देती हैं तो 79 2 पे उपनिबंधक कार्यालय से प्राधिकृत अधिकारी चुना जाता है। वो प्राधिकृत अधिकारी सोसाइटी के संस्था में जाकर उनके रिकॉर्ड्स में जो नया आया हुआ मेंबर है उसका नाम एंट्री करता है, ऑफिशियली है, उसको पावर्स दिया जाता है उपनिबंधक कार्यालय से और उसको सभासद किया जाता है। अभी कई बार फिर भी सोसाइटियां नहीं मानती, उसके बारे में भी अपील जाती हैं, या कई बार रिकॉर्ड्स ही उस 79(2) में अपॉइंट किए हुए अधिकारी को नहीं दिए जाते तो उपनिबंधक कार्यालय या तो तहसीलदार के थ्रू 80 की कार्रवाई करके उनका रिकॉर्ड जब्त करके उसमें एंट्री करवाती है वो प्राधिकृत अधिकारी की तरफ से, या 79(3) के अंडर उसको पैनलाइज करती है उस कमिटी को पूरे। अगर 79(3) के अंदर पैनलाइज किया तो उसके बाद वो 77 के अनुसार कमिटी डिसॉल्व हो जाएगी। और इधर भी अपात्रता उसकी घोषित होती है 79 की। वैसे ही 88 का भी दिया गया है कि कई सोसाइटियों में कुछ इंक्वायरी, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अफरा तफरी होती है, कुछ सदस्य कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, उसमें 83 की इंक्वायरी की जाती है। 83, 88 के बारे में हमारे और भी विद्वान है वो बताएंगे बाद में, वो अलग सब्जेक्ट है। मैं तो अभी सब्जेक्ट में आ रहा हूं क्योंकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, कौन अपात्र है चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर 83 का उसको कंफर्म हो गया चौकसी, तो उसके बाद फिर से चौकसी अधिकारी अपॉइंट करके 88 के जो रकम है वो कंफर्म की जाती है। ऐसी रकम अगर कंफर्म की गई तो वो भी अपात्र है, 88 के अंदर आ गया। अभी 154(b)(23)
में जो है, जो मैंने पढ़ा है आपको, वो सब डिस्क्वालीफाई है। अगर उसने किसी कानून, एक्ट या रूल्स को अंडर वो डिस्क्वालीफाई है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। और एक है 73 CA। आपको याद होगा कि पहले 2001 के बाद तीसरा बच्चा किसी मेंबर को हो गया तो डिस्क्वालीफाई होता था 73 CA 7 के अंडर। अभी वो 154B23 में 5वें नंबर पे आया है। If he incurs any of the disqualification similar to that mentioned in the provision of clause 7, 8 or 9 of clause F of section 1 of section 73 CA। परंतु मैंने अभी जुलाई में एक GR आया हुआ है, उसमें पढ़ा कि 73 CA जो 7 है, 3 बच्चों वाला, 2001 के बाद तीसरा बच्चा अगर हुआ होगा तो डिस्क्वालीफाई होता है। वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको, आप जब भी मुझसे लोड पड़ेगी आप वो GR की कॉपी मंगाइए, मैं आपको जरूर दूंगा। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जुलाई 2019 का वो GR है। तो उसमें मैंने आपको स्पेसिफिक बताया कि वो GR है कि हाउसिंग सोसाइटी को इसमें से डिलीट किया गया है। 154B23 के 5 जो 73 CA 7 होता था उसमें से हाउसिंग सोसाइटी को निकाला गया, वगळण्यात आलेला आहे। अभी हमने अभी जस्ट एक अक्टूबर का GR पढ़ा था मैंने, जिसमें इलेक्शन के बारे में डिटेल्स आई थी, जो नवा GR था। पर उसके बाद फिर अक्टूबर में और एक GR आया है। ये अक्टूबर 25 का GR था। उसके पहले सितंबर में एक GR आया था जिसमें स्पेसिफिक उसने लिखा है कि विल नॉट फ्रेम बाय गवर्नमेंट। 3 सितंबर 19 को एक GR आया है, उसमें स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे संस्थांची निवडणुकीचे रीत विहित करण्याचे अधिकार शासनास आहेत, तरी देखील सदर संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने घ्यावी याबाबतची विचारणा क्षेत्रीय कार्यालयाकडून व संबंधित सहकारी गव्हर्नमेंट संस्थांकडून वारंवार प्राधिकरणास होत आहे। त्यामुळे सदर बाबत जी विचारणा आहे ते राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे करावी, असं त्यांनी स्पेसिफिक म्हटलं होतं। परंतु त्यानंतर आपला हा ऑक्टोबर 25 ला हा जो GR आलेला आहे त्याप्रमाणे त्यानंतर कुठलाही नवीन अमेंडमेंट आलेली नाही किंवा तसे चेंजेस काही आलेले नाहीत। त्यामुळे आपल्याला जो आहे तो 25 ऑक्टोबर जो आहे तो ऍप्लिकेबल आहे असं मी ग्राह्य धरतो। आता काही ठिकाणी तक्रारी असतात, नैमित्तिक रिक्त जागा भरणे, काही ठिकाणी वाद असे की भरू शकत नाही, काही म्हणतात भरता येते। परंतु त्या नैमित्तिक जागा भरण्याबाबत स्टेट कोऑपरेटिव्ह इलेक्शन अथॉरिटीने एक 11/9/15 रोजी परिपत्रक काढलेले आहेत। विषय नैमित्तिक रिक्त जागा व निवडणुकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा यातील मूलभूत फरक विचारात घेऊन निवडणुकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा भरण्याबाबत मी कित्येकदा आमच्या प्राधिकरणाच्या उपनिबंध कार्यालयांना सांगतो की नैमित्तिक जागा रिक्त आहेत, ते भरण्याचे आहेत, परंतु ते म्हणतात आमच्याकडे कुठलेही तसे पत्र नाही। असं तुमच्याशी घडू शकतो। 11/9/2015 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचं हा पत्र आहे, मी वाचतो। उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने जिल्हा तालुका प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना कळविण्यात येते की नैमित्तिक रिक्त जागा व निवडणुकी दरम्यान रिक्त राहणाऱ्या जागा यातील मूलभूत फरक विचारात घेता
निवडणुकीनंतर समिती गठीत झाल्यावर निवडणुकी दरम्यानच रिक्त राहणाऱ्या पदांना निमित्तिक रिक्त जागा संबोधून नियम 74 भरण्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित संस्थांमधून आपल्या मार्फत शिफारसीसह प्राधिकरणास प्राप्त होत आहेत. त्या अनुषंगाने आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे की महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क ब 14 नुसार प्रत्येक संस्थेस तिच्या समितीमध्ये किंवा पदाधिकाऱ्यामध्ये निर्माण झालेली कोणत्याही निमित्तिक रिक्त पदाबाबत असे रिक्त पद निर्माण झाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास कळविणे बंधनकारक आहे. लक्षात ठेवा, अगर तुमच्याकडे तशी पोस्ट वॅकंट झाली तर विदिन 15 डेज अगर कोणी राजीनामा देतोय, म्हणजे ते मी खाली तुम्हाला वर्णन सांगेन कुठले कुठले सब्जेक्ट आहेत त्यात, तर 15 दिवसात तुम्हाला निवडणूक प्राधिकरणाला कळवणे बंधनकारक आहे. म्हणजे राज्य सहकारी निवडणूक म्हणजे आमचा तालुका निवडणूक अधिकारी, डेप्युटी रजिस्ट्रारचे कार्यालय जे आहेत ते बंधनकारक आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियम 14 चे नियम 74 मध्ये निमित्तिक रिक्त पदे कोणती आहेत याबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. त्यानुसार मृत्यूमुळे रिक्त होणारी जागा, म्हणजे निवडणूक झाली त्यानंतर महिना 2 महिन्यांनी अगर व्यक्ती मृत्यू झाला तर ती जागा भरता येते. परंतु लक्षात ठेवा, जो सभासद मृत्यू झालेला आहे तो कुठल्या कॅटेगरीत होता, अगर तो SC ST रिझर्व्ह क्लास मध्ये होता किंवा ओपन मध्ये असेल तर तो ओपनच सभासद आम्हाला घ्यावा लागेल, रिझर्व्ह असेल तर रिझर्व्ह घ्यावे लागेल, हे लक्षात ठेवा. राजीनाम्यामुळे होणारी जागा रिक्त होणारी, काही सभासद राजीनामे देतात आणि त्यामुळे प्रॉब्लेम्स होतात की कोरम पूर्ण होत नाही. यामुळं 15 दिवसाच्या आत अगर कोणी राजीनामा दिला 2 सभासदांनी, समजा एका सभासदांनी, ते इमिजिएट 15 दिवसाच्या आत तुम्ही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करून तसे आम्ही सदरची रिक्त जागा भरता येते. अपात्रता अथवा निष्कासनामुळे रिक्त होणारी जागा, अपात्रता काही मी मागत 154 ब 23 मध्ये वाचलं त्याप्रमाणे काही सभासद तक्रार दाखल करतात की आमचे हे कमिटी सदस्य असे असे अपात्र होत आहेत आणि ते मग उपनिबंधक कार्यालय त्याची हेअरिंग लावून सुनावणी घेऊन मेरिट प्रमाणे अगर ते अपात्र आहेत त्यांना अपात्र घोषित केले जातं. अगर तो अपात्र त्याची सीट रिक्त झाली की तीही आम्हाला भरता येते. किंवा काही सदस्य कामकाज करण्यास असमर्थ होण्यामुळे रिक्त झालेली जागा असते. हे चारही मी सांगितले आपल्याला. मृत्यूमुळे, राजीनाम्यामुळे, अपात्रतामुळे किंवा कामकाज करण्यास असमर्थ असल्यास त्या जागा आम्हाला भरता येतात. परंतु हे लक्षात ठेवा, त्या जागा भरताना आम्हाला ज्या कॅटेगरीमध्ये अगर ते रिझर्व्ह आहेत, ओपन असेल तर त्याप्रमाणे आम्हाला त्या रिक्त पदांना भरावे लागणार आहे, हे लक्षात ठेवा. या 4 प्रकारच्या कारणामुळे रिक्त होणाऱ्या जागा याच निमित्तिक रिक्त जागा असून सदर जागा भरण्याबाबत अधिनियम व नियमात सद्दिकता आहे. त्यामुळे सदर स्थितीत सदर जागा भरण्याची कारवाई स्थगिती आहे दिली होती. पण त्यानंतर त्यांना रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यवाही संबंधित प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांनी करावी स्पष्ट म्हटलेले आहेत. अशा निवडणुकीसाठी निवडणूक नियमातील तरतुदी जशाच्या तशा लागू असल्यामुळे कोणत्याही अपेक्षा न करता असा रिक्त जागा भरण्याबाबत कार्यवाही करावी, असं स्पष्ट आमचे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉक्टर आनंद जोगदंड साहेबांनी स्पष्ट पत्र प्रत्येक तालुका, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना दिले आहेत. मी यापूर्वी आपल्याला निमित्तिक रिक्त जागांबद्दल सांगितलं. आता त्या बेसिसवरच 26/10/18 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणेने एक आदेश काढलेले आहे त्या निमित्तिक जागा भरण्याबाबत. ते आदेश मी वाचतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 CB व महाराष्ट्र सहकारी संस्था समितीची निवडणूक नियम 2014 चे नियम 3/5 अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरण ज्या सहकारी संस्थेच्या समितीची मुदत संस्थेच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या दिनांकापासून 2.5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त झालेली आहे अशा समितीत निर्माण झालेल्या निमित्तिक रिक्त जागा ज्या प्रवर्गातील आहेत त्याच प्रवर्गातील पात्र सदस्यांमधून स्वीकृतीने संस्थेच्या समितीकडून
संचालक मंडळ सभेमध्ये निर्णय घेऊन भरण्यास आदेश देत आहे. निमित्तिक रिक्त जागा भरण्याबाबत प्राधिकरण पुढील प्रमाणे कार्यपद्धती निश्चित करीत आहे. त्याच्यात काही टर्म्स कंडिशन दिलेले आहेत. मी पहिलेच बोललो की जो ज्या प्रवर्गातून आलेला सभासद असेल, निवडून आलेला सभासद असेल, अगर त्यांनी राजीनामा दिला किंवा त्याचा मृत्यूमुळे रिक्त जागा झाली असेल, ज्या प्रवर्गातून असेल, ओपन असेल, रिझर्व्ह असेल, तर त्याच प्रवर्गातून आम्हाला ती यात जागा भरावी लागणार आहे. आता ती रिक्त जागा भरण्याबाबत माहिती संबंधित, मी पहिलेही ते सांगितलं होतं नियम, रिक्त जागा झाली तर 15 दिवसाच्या आत उपनिबंधक कार्यालय, तालुका, शहर जे काय असेल तिथं तुम्हाला कळविणे बंधनकारक आहे. ते बंधनकारक आहेत. तसेच जी रिक्त झालेली जागा आहे ती कुठल्या प्रवर्गातील आहे त्याच प्रवर्गातील सभासद आम्हाला स्वीकृत करावी लागणार आहे. असे पद भरण्याकरिता संचालक मंडळाची सभा घ्यावी लागेल. त्यापूर्वी संबंधित संस्थेच्या सभासदांमधून इच्छुक पात्र सभासदांकडून अर्ज मागविण्याकरिता सोसायटीच्या नोटीस बोर्डावर नोटीस देऊन त्यात कुठल्या प्रवर्गातील जागा रिक्त आहे व कुठली जागा भरायची आहे, तसेच कमिटीने अर्ज मागवताना अर्ज दाखल करण्याची अंतिम दिनांक त्यात नमूद करणे गरजेचे आहे. अंतिम दिनांक अर्ज सादर करण्यासाठी किमान 7 ते 15 दिवसाचा अवधी देणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच ती नोटीस जी आम्ही नोटीस वॅकेन्सी पद, निमित्तिक पद भरण्यासाठी जी नोटीस आम्ही नोटीस बोर्डावर लावलेली आहे त्याची पंचनामा करणं गरजेचे आहे. काही ठिकाणी घडलेले आहेत की नोटीस बोर्डावर लावलं, फोटो मारलं की घरी ठेवून टाकायची, आपल्या मनमर्जीने ते पद भरायचे. असे घडू नये त्यामुळे राज्य सरकारने त्यासाठी पंचनामा, त्या नोटीस बोर्डावर लावल्याबाबतचा पंचनामा करणे गरजेचे म्हटलेले आहे. त्याचा फोटो सुद्धा लागणार आहे, ते पंचनामा सुद्धा लागेल. पंचनाम्यावर त्या पंचांच्या सह्या लागतील की आमच्या समक्ष ही नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. इच्छुक सभासद आपल्या अर्जासह रिक्त पदासाठी पात्र असलेबाबत सव्य घोषणापत्र व यानुसार सदर सभासद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 क अ व नियम 1961 व संस्थेच्या मंजूर पूर्वीनुसार संचालक होण्यास अपात्र नाही असे घोषणापत्र विहित मुद्दतीत संस्थेचे सचिव यांच्याकडे अर्जासोबत सादर करा. सोसायटीने नोटीस बोर्डावर नोटीस कॉल आउट केली की ही रिक्त जागा भरायची आहे. त्यात रिझर्व्ह सुद्धा असू शकतात किंवा ओपन सुद्धा असू शकतात. जो सभासद अर्ज दाखल करेल मुदतीत त्यांनी मी सभासद होण्यास पात्र आहे याबाबतचं एक सव्य घोषणापत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन आहे, एफिडेव्हिट नाही की 100 रुपयाचा पेपर लावण्याची गरज, सव्य घोषणापत्र एक व्हाईट पेपरवर बनवून, तसेच मी संचालक होण्यास, समिती सदस्य होण्यास अपात्र नाही तसं एक घोषणापत्र मुदतीत सोसायटीच्या सचिवाकडे किंवा सोसायटीकडे सबमिट करणे गरजेचे असेल. सदर अर्जाची तसेच संबंधित माहितीची छाननी करून संचालक मंडळ सभेचे आयोजन वरील मध्ये नमूद केलेल्या अंतिम दिनांकापासून 15 दिवसाच्या आत करण्याबाबत कार्यवाही करेल. जितकेही अर्ज आले असतील त्या अर्जांना त्याप्रमाणे
15 दिवसाचे नोटीस, 15 दिवसाच्या आत अंतिम निर्णय संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत मॅनेजिंग कमिटीची सभा लावेल. त्या मॅनेजिंग कमिटीच्या सभेत फक्त एकच विषय असणार आहे, नैमित्तिक जागा भरणे. आणि त्या सभेत जितके आलेले अर्ज स्क्रुटनी करून जे सोसायटीला योग्य वाटतील त्याप्रमाणे त्यांना स्वीकृत करता येईल. परंतु लक्षात ठेवा, त्या सभेत इतर कुठलाही विषय घेता येणार नाही. मात्र वॅकंट पोस्ट, वॅकन्सी बद्दलच तुम्हाला उहापोह करावी लागेल. त्याच्या व्यतिरिक्त नाहीतर आमच्या सोसायटीमध्ये सवय आहेत की एक विषय असला की दुसरा जॉईन करतात. तसं करू नका, मीटिंगच इनव्हॅलिड होणार आहे. संस्थेच्या संचालक मंडळ सभेमध्ये झालेला निर्णय व इतिवृत्त सभा झाल्यापासून 7 दिवसाच्या आत संबंधित निबंधकाकडे सादर करेल. सदर सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची इतिवृत्ताचा नमुना सोबत जोडलेला आहे, त्याप्रमाणे संरचना करण्यात यावी. सभा झाल्यानंतर 7 दिवसाच्या आत जी प्रोसिडिंग आपण लिहित असतो त्या प्रोसिडिंगची कॉपी सह पुरी प्रोसिडिंग जे जे आम्ही केलेलं आहे, नोटीस पब्लिश केली त्याची कॉपी, पंचनामा केला त्याची कॉपी, जी आमची सभा झाली त्याची प्रोसिडिंग, या सर्व एका कव्हरिंग लेटर थ्रू आम्हाला उपनिबंधक कार्यालयात 7 दिवसात सादर करायचे आहेत. त्यांना कळवायचे आहे की या पद्धतीने आम्ही 2 पद, 1 पद जे रिक्त होतं ते आम्ही भरलेले आहे. अशा प्रकारचे स्वीकृतीने नामनिर्देशनाने भरावयाची पद ही समितीच्या एकूण कालावधीत 2 पेक्षा अधिक भरता येणार नाही. लक्षात ठेवा, 2च पद भरता येतील. अगर माझ्याकडे 4 सीट वॅकेंट झाल्यात, आम्ही सांगू 4 नाही 2च, परंतु स्पेसिफिक म्हटलं आहे एकूण कालावधीत. आता काळ वर दिलेला आहे, 2.5 वर्षाचा काळ संपल्या, हे बघा स्पेसिफिक आहे, 2.5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त झालेली आहे निकालाच्या तारखेपासून, तेव्हा भरायचं आम्हाला. हे 2च. हे महत्वाचं आहे की कोरम काही ठिकाणी, काही सोसायट्यांमध्ये छोट्या सोसायट्या आहेत, 11 सभासदांची काही सोसायट्या आहेत, 50 सभासदांची सोसायटी आहेत, त्यांच्याकडे 11ची कमिटी. जे रिझर्व कॅटेगरीचे सभासद उपलब्ध होत नाहीत, तर 11 समितीमध्ये 6चा कोरम आहे, 6चीच कमिटी तयार होते. आणि अचानक मध्ये कुठला सभासद रिझाईन देतो किंवा मृत्यू होतो, त्यामुळे सदरची कारवाई करून आम्हाला कॉप करून तो कोरम भरता येतो. यासाठीच हा आदेश आहे, महत्वाचा आहे. निवडणूक निकालाच्या दिनांकापासून 2.5 वर्षाच्या आत संचालक मंडळात नैमित्तिकपणे रिक्त झालेली जागा निवडणुकीला भरता येईल. लक्षात ठेवा, नैमित्तिक रिक्त जागा भरण्याची उपरोक्त कार्यपद्धती संबंधित निवडणूक अधिकारी यांनी अधीनस्थ सहकारी संस्थांच्या निर्देशास आणून कोटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. आता विविध माध्यमाद्वारे मी कित्येक आपणास आदेश, पत्र, GR वाचून दाखवलेत. संस्था आता मध्ये 19च्या काळात काही चेंजेस होत असल्यामुळे ऑक्टोबरला हे चेंजेस आलेत, पण त्यापूर्वी रोज पेपरात घडायचं संस्था अंतर्गत निवडणूक घेण्यासाठी. परंतु निवडणुकीचे नियम शासनाने, निवडणूक प्राधिकरणाने रूलच फ्रेम केले नव्हते. त्यामुळे काही संस्थांनी परस्पर निवडणुका घेतल्या, परस्पर सोसायटी अंतर्गत घेतल्या. आता कायद्याने ते बेकायदेशीर आहे. आता कोविडच्या मध्ये जे महामारी कोविडचा, त्या निमित्ताने निवडणुका सर्व पोस्टपोन करण्यात आलेल्या आहेत. ज्या निवडणुका ची मुदत संपलेली असेल किंवा संपणारी असेल, त्या सोसायट्यांना शासनाने तशीच मुदतवाढ दिलेली आहे. जोपर्यंत पुढील आदेश शासन करत नाही तोपर्यंत ज्या समित्या कार्यरत होत्या त्यांनीच
काम चलाऊ समिती म्हणून केअरटेकर म्हणून कामकाज करायचे आहे.